एक वो कंडीशन है जिसमें हम अपने मेंटल और इमोशनल प्रेशर के साथ कोप नहीं कर पा रहे होते। हमें पता ही नहीं होता कि हम इमोशनली और मेंटली साइकोलॉजिकली इस प्रेशर का शिकार है और हम उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे होते। ये एक फीलिंग होती है फिजिकल टेंशन की, वो हमें स्ट्रेस का होता है, लेकिन हम फील कर रहे होते हैं अपने सर में दर्द, सहनी हमें भारीपन फील हो रहा होता है, हमें अपने जो है कंधे भारी फील हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो इसमें क्या हो रहा होता है, हम इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इजीली जो है गुस्से में आ जाते हैं, हम जिसको मूड स्विंग्स का नाम दे रहे होते हैं। बेसिकली वो हमारा स्ट्रेस हो रहा होता है कि हमें पता ही नहीं हम क्यों बात पे गुस्सा हो रहे हैं। बहन आके सिंपल सी बात करती है, हम ये मेरा मूड नहीं है बात करने का, क्या होगा, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं यार हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। बेसिकली हम उस कंडीशन में होते हैं जब हम कोप ही नहीं कर पा रहे होते कि हम फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली किसी प्रेशर में, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है ना दो तरह के स्ट्रेस है, एक एक्यूट स्ट्रेस है और एक क्रोनिक स्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है, एक इमीडिएट हमारा जो होता है ना स्ट्रेसर होता है जिसको शॉर्ट टर्म रिएक्शन हम देते हैं। कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई, हमें थोड़ी सी स्ट्रेस हुआ और वो चली, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक होता है ये प्रोलॉन्ग जो होता है ना एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जिसके साथ हम लंबे अरसे से गुजर रहे होते हैं, और ये बहुत जो होता है ना हमारे लिए जो होता है एक डेंजरस किस्म का स्ट्रेस होता है, क्रोनिक होता है, जो कि बाद में हमारे पास कोमास में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके साथ हम डील नहीं अगर करते तो ये चीज़ हमारी पास कोमा में हो जाती है। हम मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि इनका चीज़ ट्रॉमा बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर स्ट्रेस जो होता है वो बैड होता है? होता है हर स्ट्रेस बैड? एनीवन आंसर? नहीं। मैम की चॉकलेट बनती है प्लीज ये इंटरेक्टिव सेशन है, जो मुझे रिस्पॉन्स करेगा उसकी एक चॉकलेट बनेगी, ठीक है। अच्छा, इज ऑल स्ट्रेस बैड? अच्छा, शो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, हर स्ट्रेस जो होता है बैड नहीं होता। जो आप पेपर्स का स्ट्रेस लेते हैं ना वो अच्छा होता है, थोड़ा लेना चाहिए ताकि आप अच्छा पढ़ भी लें, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ला रही होती है। जैसे पेपर से एक दिन पहले का टाइम होता है, हमें स्ट्रेस होता है और हम उस स्ट्रेस में पढ़ रहे होते हैं कि कल पेपर है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसे हम न्यू स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस जो है हमारे अंदर अनप्रोडक्टिविटी या एंजाइटी कॉज कर देना, वो चीज़ क्या होती है, वो क्रोनिक स्ट्रेस होती है। उसके साथ में हम जब डील नहीं कर पा रहे होते, हमें पता ही नहीं होता, अब हमें एंजाइटी हो रही है लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, हम एक अनप्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स जो है ये एक हेल्दी स्ट्रेस नहीं है। हमने अगर स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम एंजाइटी हो रही है या एग्जाम को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, इट शुड बी हेल्दी, जिस स्ट्रेस से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो, इन्हांस हो, उस स्ट्रेस को हम एज ए पॉजिटिव साइन ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रेशर की वजह से आप अनप्रोडक्टिव हो जाएं, आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाए, इट मीन्स ये जो है क्रोनिक स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने कहा कि स्ट्रेस और हमारी बॉडी का बड़ा कनेक्शन है। बेसिकली जो हम फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे होते हैं, हम सबके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता अंडरलाइन इशू क्या आ रहा है, हम इस प्रेशर का शिकार है, हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हम कहते हैं कि हमारा बीपी आ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं अंडरलाइन इशू क्या आ रहा है। इशू क्या आता है कि नहीं, स्ट्रेस की वजह से हमें बीपी हाई हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हमें हार्ट डिजीजेज हो रही है, स्ट्रेस की वजह से मोस्ट ऑफ रिसर्चेस हुई हैं कि स्ट्रेस की वजह से कितने ही % लोग जो हैं डायबिटीज का शिकार हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे ईटिंग पैटर्न है, बच्चियाँ अक्सर शिकायत करके भूख नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, कोई वजह क्या है, स्ट्रेस। ईटिंग पैटर्न हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी जो एक ईटिंग हैबिट है वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जो आगे हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी क्रोनिक किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं, हमें स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, दाने आ रहे होते हैं मुझ पर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं, सुबह में सो रहे होते हैं, फिर उठ के जो है कॉलेज भी आ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे जो स्लीप पैटर्न है वो किस हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं। फिर हम देखें तो हमें हेडेक, माइग्रेन जो है, हर चीज़ जो है हमारी इस तरह के सिम्टम्स जो है हम फील कर रहे होते हैं, हम फिजिकली इन चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम है हम उस चीज़ को देख नहीं रहे होते हैं। हेडेक होता है मेरे पेट में रटे, डायबिटीज है कि मैंने इंसुलिन लिया, हार्ट इशू आ रहा है कि पोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चक्कर लग रहे हैं,
के साथ। तो जो है हमारी बॉडी और स्ट्रेस इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाए ना कि बेसिकली क्योंकि टॉपिक ये था कि वर्क और वेलबींग को हमने बैलेंस क्या करना है, तो हम बैलेंस कब करेंगे तो हमें पता होगा कि पहले तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है क्या और पैदा कहाँ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दे। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बेसिकली ये होता है कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रेन, बिल्कुल खाली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम जो वर्क प्लेस की डिमांड्स और प्रेशर आ रहे हैं उसके साथ किस तरीके से कोप करें। ठीक है, उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, हमारा जो है वर्क लॉड इंक्रीज हुए जा रहा होता है, हम जॉब प्रेशर में आ जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी जॉब को लेके, और फिर हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेस पे होते हैं, इमोशनली हमारे क्या मेन एस्पेक्ट्स ये होते हैं किसी को एक सोशल कनेक्शन के लिए कि हम इमोशनली हेल्दी हो, साइकोलॉजिकली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो। तो जब हम लोग उसी में ड्रेन फील करेंगे, हम बिल्कुल उसमें खाली हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और जब वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आए दिन किसी से लड़ाई हो रही होगी या किसी से बात में हम सही कर नहीं पा रहे होंगे, तो वो चीज़ भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं दोबारा स्ट्रेस पैदा कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने अगला सवाल यही किया कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पैदा कहाँ से होता है। अब हम ये तो कह रहे हैं कि हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि ये पैदा कहाँ से हो रहा है। कहीं ना कहीं हम खुद भी पैदा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद वेलकम कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। हम एक्सेसिव वर्कलोड ले लेते हैं और ये चीज़ हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही है। फिर हमारा जो एक हमारे अंदर जो लैक ऑफ कंट्रोल आता है, फीलिंग ऑफ पावरलेस हम फील कर रहे होते हैं, हमारे डिसीजन होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं किसी एक बंदे की राय की वजह से। ये चीज़ भी जो होती है हमारे अंदर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पैदा करती है। फिर हमारी ऑब्वियसली वर्कलोड की वजह से हम अपनी वर्क और जो एक हमारी घर की जिंदगी है ना उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। ये चीज़ भी हमारे जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही होती है चीज़ कि जो है एक हम जहाँ हम अपने आप को इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं वहाँ हम कंप्लीट तरीके से कर नहीं पा रहे होते, और जहाँ नहीं करना होता वहाँ हमने अपनी एक मजबूरी समझी ली है, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी ली है, और वहाँ हम अपने आप को इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी जो है काफ़ी हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। बाकी जॉब इनसिक्योरिटी, हम एक ना अनफेसफुल कंडीशन में होते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कितने टीचर्स या कितने जो स्टाफ मेंबर होंगे जो जॉब इनसिक्योरिटी के साथ होंगे, उनके फ्यूचर के कुछ गोल्स होंगे और उन्होंने समझा होगा बस यही जॉब है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है, यहीं से मुझे जो है मिलेगा, अगर ये खत्म होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी वजह से ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना अपने ऊपर एडिशनल लिए जाती है। ठीक है, ये भी कर देंगे, वर्क कर देंगे, टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्क लाइफ बैलेंस हो रही है नहीं हो रही, लेकिन वो ये करते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना कि इनसफिशिएंट स्किल्स फॉर द जॉब। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जब फील हो रहा होता है जब हम अपने आप को इनसफिशिएंट फील कर रहे होते हैं। हम एक इदारे में आगे हमें हायर कर लिया, हम ठीक है हमारे पास उस वक्त इतनी स्किल्स थी। अब जब वो एक इदारा जो है एक ग्रोथ से जा रहा होता है और हमारी स्किल्स वहीं की वहीं होती हैं, हम अपनी कॉम्पिटेंसीज या क्रेडेंशियल्स को वर्क नहीं कर रहे होते, ये चीज़ भी हमारे अंदर स्ट्रेस या एंजाइटी जो है कॉज कर सकती है। फिर हमारा इनएडिक्वेट वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो यकीन करें आप कभी भी हेल्थ नहीं फील कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्किंग इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना होता है। ये नहीं कि एक खाली बिल्डिंग जो है वो वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, ये हमने भी क्रिएट करना होता है, जिससे हमारे एक के लोग भी इसमें आ जाते हैं। और दूसरा लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्स, इस चीज़ का तो मुझे भी बड़ा यही तो जब हमारे यहाँ रिसोर्सेज ना हो तो ये चीज़ भी है, स्ट्रेस देती है, और ये चीज़ मैं आज थोड़ी एक्सपीरियंस कर भी चुकी हूँ बाकी में। तो रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी वजह से हम स्ट्रेस फ्री ना करें। ठीक है, नेक्स्ट। फिर हमारा जो होता है हम एम्बिगुअस होते हैं अपने रोल के बारे में, पता ही नहीं होता हमारा रोल क्या है, हमसे मल्टीटास्किंग कराई जा रही होती है। मैंने कितनी टीचर्स को देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी कर रही होंगी, लेक्चर देने का काम भी कर रही होंगी, कहीं और भी ड्यूटी लग जाएगी, तो वो एम्बिगुअस होती है यार हमें हायर किस चीज़ के लिए किया गया है, हम या टीचर ही है ना, या हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, या हम किसी और वर्क के लिए आए हैं, तो हम अपने रोल एम्बिग्यूटी में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा बेसिक रोल क्या है, हमने काम क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ होते हैं, हमारे रिलेशनशिप जो है कोवर्कर या सुपरवाइजर या स्टूडेंट्स के साथ खराब हो रहे होते हैं, ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस आउट कर रही होती है। फिर उसके
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आता है, अगर स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होगा, हमें सपोर्ट नहीं होगी, हमसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा दी जाएंगी, ये चीज़ जो होती है हमारे अंदर स्ट्रेस कॉज करती है। फिर एक जो मेन फैक्टर आता है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए, वो हैरेसमेंट होता है। हैरेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया हुआ है कि हैरेसमेंट सिर्फ सेक्सुअली होती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हैरेसमेंट सिर्फ सेक्सुअली नहीं होती, हैरेसमेंट बहुत टाइप्स की होती है, वर्बली भी होती है, फिजिकली भी होती है, इमोशनली भी होती है, साइकोलॉजिकली भी होती है और सेक्सुअली भी होती है। और हम जो अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि ये एक फीमेल बेस्ड इदारा है, तो यहाँ ज़्यादा जो बच्चियाँ या टीचर्स फील करती होंगी वो ज़्यादा इमोशनली हैरेस फील करती होंगी। हमें पता ही नहीं कि हम जो है इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हैं, हम घर जाके पूरा पूरा दिन एक बात को सोचते रहते हैं कि हमसे ये बात कर दी, लेकिन हमें पता ही नहीं यार कि ये एक हैरेसमेंट है, हमने इसको स्टॉप कैसे करना है, क्योंकि हम इस चीज़ को, एक चीज़ को हम अलग ही नहीं कर पा रहे, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। तो ये हमने हैरेसमेंट को सिर्फ सेक्सुअलिटी की फॉर्म में नहीं लेना, हमने उसको हर फॉर्म में लेना, ठीक है। फिर हमारा जो एंड में एक चीज़ आती है ना जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, वो ये होती है कि हम कहते हैं कि हर बंदा हमसे खुश है। इट कुड नॉट बी पॉसिबल, आपसे कभी भी कोई पूरी तरह खुश हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को हम अपने जो लाइफ का हिस्सा बना लेना तो हमारी काफ़ी सारी परेशानियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सॉर्टेड होती हैं। तो ये चीज़ जो है ना वर्क प्लेस में बहुत ज़रूरी है। इसको हम दूसरों की खुशामद के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम हर चीज़ कर देंगे, हम हर चीज़ कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पे बेशक वर्कलोड बन रहा हो, उससे हम बेशक इमोशनली साइकोलॉजिकली स्ट्रेन हो रहे हो, बट क्या होता है कि हम अच्छे वो बने, हमें कोई बुरा ना कहे, हमारे बारे में कोई गॉसिप ना करे, और गॉसिप फिर भी होती है, ठीक है। आगे फिर इफेक्ट्स ऑफ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब हमने बता दिया वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता क्या है, कहाँ से पैदा होता है, किन चीज़ों से, किन फैक्टर से पैदा होता है। अब इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किसी को कोई आइडिया है, कोई फील कर रहा है कि कोई इफेक्ट, वो जो है ना एक डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। फिर हमारे क्या होता है, हमारी एक्सपेंसिव और टर्नओवर रेट्स होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। हम फिजिकली तो यहाँ मजबूत होते हैं, लेकिन मेंटली हम कहीं और होते हैं, हमारे स्ट्रेस हमें वहीं होता है, हम अपनी मेंटल कंडीशन वहीं छोड़कर आते हैं और अपनी बॉडी को इधर ले आते हैं। फिर हमारे क्या हो जाते हैं, हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पार्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम जो है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ हाईलाइट हो जाता है कि हम उनकी तरफ जाएँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इट कुड बी कार्डियक इशूज़ या फिर हेल्थ इशूज़ में आपके आ जाते हैं हेडेक, माइग्रेन, डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम्स एज वेल। बच्चियाँ काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, हाइपरटेंशन, बीपी का बहुत इशू है। नेक्स्ट इसके अलावा जो होती है हमारे, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्ट्रेस जो होती है ना एक वे फॉरवर्ड होती है किसी तरफ, क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ, इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन जो है बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम अभी स्ट्रेस को फाइंड आउट नहीं करेंगे और उस पर वर्क नहीं करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली हम जो है एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो होती है हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं लग रहा होता। एक टीचर अगर स्ट्रेस का शिकार होगी ना तो उससे रिलेटेड तो बच्चे भी स्ट्रेस का शिकार होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, टीम वर्क होता है, उसको देखें हम नेगेटिव एक हो जाएंगे, हमारे जो इम्पैक्ट होगा ना, हमारी जो थॉट पैटर्न होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। फिर हमारी वर्क लाइफ और हमारी पर्सनल वेलबींग है और हमारी जो एक पर्सनल लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ना हम वर्क पे कम्प्लीटली 100% दे पाएंगे, ना हम अपनी घर पे 100% दे पाएंगे और ना ही हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को 100% ठीक कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस समझ आ गई सबको? स्ट्रेस क्या होता है? मैम इनसे टेस्ट लेना है, साइकोलॉजी की बच्ची है, सारी नहीं है जो साइकोलॉजी के उनसे पेपर लिएगा कि स्ट्रेस होता है क्या है। तो ना हमें क्या होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कहते हैं जी पानी पियो, खाना खाओ, ऐसे करो, ये करो, हमें पता ही नहीं होता वो चीज़ों के पीछे पर्पस क्या होता है। तो मैंने इनको ना 3A में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टेक्निक्स को ना, कि हम 3A अगर अपनी लाइफ में कर लेना, सारे मेरी तरफ 3A जो है हम अपनी लाइफ का अगर हिस्सा बना लेना तो हमारी स्ट्रेस की मैनेजमेंट हो जाएगी।
ठीक है। अब 3 में क्या क्या आते हैं? सबसे पहला ए हमें बताता है कि हमने सिचुएशन को किस तरीके से अवॉइड या फिर अल्टर करना है। सेकेंड ए हमारे पास जो आते हैं वो ये आता है कि हमने उस सिचुएशन के साथ किस तरह से अडेप्ट करना है, ठीक है। और थर्ड ए जो हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं हाउ टू एक्सेप्ट दी सिचुएशन। समटाइम्स क्या हो रहा होता है, हम सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, वो चीज़ हमें स्ट्रेस दे रही होती है, यार मेरे साथ ऐसे कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे कैसे कर कैसे सकता है। तो हमने एक्सेप्टेंस, अडेप्ट कैसे करना है और अवॉइड ऑल्टर कैसे करना है, ये 3 ए जो है ना आपकी लाइफ में आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, हाँ, अवॉइड और ऑल्टर दी सिचुएशन। अवॉइड और ऑल्टर दी सिचुएशन की सबसे पहली जो स्टेटमेंट है ना वो मैंने लिखी है, लर्न टू से नो। जो चीज़ आपको नहीं आती, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, आप उसको नो कर सकते हैं। नो करना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ठीक है। आप एक तरीके से एड्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, पर तस्वीर हर चीज़ का हल नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपने आप को इनसफिशिएंट या इनकैपेबल नहीं इतना समझ रहे कि आप इस चीज़ को कर सकें, तो आप उसको इजीली नो कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कहें हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगी, और आपको वो चीज़ मेंटली, मज़ीद इमोशनली और मेंटली आप दबाव का शिकार हो रहे हो, और ना आप उसको 100% काम दे पाए, और अब खुद तो आपकी मेंटल हेल्थ पे जाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने सिचुएशन को अवॉइड करना है या अल्टर करना है, तो हमने एक स्किल सीखनी है, वो क्या है, नो। फिर उसके बाद आते हैं हमने उस बंदों को अवॉइड कर देना जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या फायदा उन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने का कि जो आपको स्ट्रेस दे रहे हो। मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जहाँ आप अच्छा या पॉजिटिव या रिलैक्स फील कर रहे हो, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को करें, ठीक है ना मैम सब, ठीक है ना। तो हमने उन लोगों को जो है अवॉइड करना है, ठीक है। कि किस तरीके से करना है ये आप लोगों को फिर एक प्रोफेशनल सिखा सकता है कि अवॉइड किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर आपने जो अपनी एक जो है ना मॉर्निंग में अपनी एक टू डू लिस्ट बना दिया है कि आज करना क्या क्या। हम लोग टू डू लिस्ट में क्या करते हैं, यार आज सलाम हमसे दोबारा होगा, फिर स्ट्रेस होगा, आज ये बात हो जाएगी, फिर स्ट्रेस होगा, आज ये हो जाएगा, फिर स्ट्रेस होगा। हम अपनी जो टू डू लिस्ट है ना, जो हमें पूरा दिन काम करने होते हैं, हमने उसको जो है ना एक अच्छी वे में, प्रोडक्टिव वे में बनाना है, ठीक है। तो हमारी टू डू लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करें, जो चीज़ आपको तंग कर रही है उसको एक्सप्रेस करें। अगर आप उस बंदे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जर्नल किया करें, आप जो है मिरर थेरेपी किया करें, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर लिया करें। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, आपको जो है पोएट्री पसंद है, अपने इमोशंस को उनके थ्रू एक्सप्रेस किया करें। एक्सप्रेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है, आपकी थॉट्स का, आपके इमोशंस का, और उन तमाम इवेंट्स का, उन तमाम चीज़ों का जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। फिर जो भी अपने आप को इंगेज रखा करें उन एक्टिविटीज़ में जो आपके लिए जॉयफुल हों और जो आपके लिए रिलैक्सेशन का बाइस हो। ज़रूरी नहीं है उसको हर वक्त जो है एक्टिविटीज़ में मुबला रखें जो आपको स्ट्रेस दे रही है। अपने लिए भी टाइम निकालें, और जो अपने इनर आपका चाइल्ड है उसको कभी ना भूलें। जो बचपन में हम चीज़ें करते थे, वो अभी कितने ही लोग होंगे जो कहते हैं कि बचपन में हमने ये काम किया था, अब तक नहीं किया। बचपन में मैम आपको क्या करना पसंद है? अब सब कह रहे होंगे टाइम किस तरीके से मैनेज करें। कोई है किसी के पास स्किल टाइम? और बाकी ये पैसा है ना, आप लोग ग्रुप्स बन रहे हैं, एक बच्चे को जितने जितने मिल रहे हैं, क्योंकि ये इसकी हॉबीज नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा आता है अडेप्ट टू सिचुएशन। पहला ये हमारा हो चुका है कि हमने वो में कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है सिचुएशन को अवॉइड या अल्टर करने के लिए। दूसरा ये हमारे पास आता है कि हमने सिचुएशन को अडेप्ट कैसे करना है। किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमें अप्रोच रखनी पड़ती है, वरना वो हमारे लिए ही टेंशन का बाइस बन जाती है। फिर सेकेंड हमारा आता है कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट करना है। ये बहुत मेन चीज़ है। हमने अपनी बाउंड्री मेकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। हमने हर एक को अलाउ नहीं करना कि वो हमारी पर्सनल स्पेस पे आके हमारे इमोशनल हेल्थ या हमारी फिजिकल या साइकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट करें। सेट गुड स्टैंडर्ड वेरी वेल, बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको आके ये ना कह दे कि आप जो है फलां है, ये है, वो है। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या स्टैंडर्ड है, तो क्या बंदा आपसे क्या बात कर सकता है। मुझे डर होना चाहिए कि मेरे इस बच्चे से ये बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करें, बिकॉज उसने बच्चे ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया होगा।
तो वी शुड नो अवर स्टैंडर्ड। अगर हमने किसी सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना है ना, तो हमें अपनी बाउंड्री मेकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। हमें पता है हमें किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगानी है, कौन लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको बाउंड्री के कुछ 5वीं 6ठी लहर में रखना होता है। हम लोग उन्हीं लोगों की बातों से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे, ठीक है। और जो तीसरी हमारे पास आती है ना, वो ABC टेक्निक आती है। ABC टेक्निक जो होती है ना, बड़ी एक मज़ेदार टेक्निक है जिसको हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हमें पता ही नहीं होता। A स्टैंड फॉर एंटीसीडेंट्स, B स्टैंड फॉर बिलीव्स एंड C स्टैंड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज से कितने हज़ार साल पहले कुरान पाक में आ गया था, जो भी हम गुमान करते हैं वही होता है, ऐसा ही है ना। तो हमारी साइकोलॉजी, आज की रिसर्च हमें ये कह रही है व्हाट वी बिलीव विल हैपन। जो हम सोचते हैं वो वैसा ही होता है। हमारे बड़े उसकी मिस हुआ करती थी, उनके स्टीरियोटाइपिक्स एक बिलीफ हुआ करते थे कि जो है ना, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज दिन बुरा गुजरेगा। अब हल्का सा भी छोटा सा भी इंसिडेंट होता था ना, देखा काली बिल्ली ने रास्ता काटा था तो जो है ना दिन बुरा गुजरा, या शीशा टूट गया, अल्लाह ही खैर रखे, आज पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये हमारे बिलीव्स होते हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर रहे होते हैं। हमने अपने बिलीव्स को बहुत पॉजिटिव रखना होता है, एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रखना होता है। अगर हम एक माइंड सेट को पहले ही रख लेंगे कि फलां बंदा ऐसा ही है, पेपर तो बुरा ही होता है, कॉन्सिक्वेंस वो ही निकलते हैं। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी बिलीव विल हैपन। नेक्स्ट वीक आ रही है मेरी, अगर आप लोग खामोश करेंगे तो सबको है, ठीक है। अच्छा, हमारा तीसरा ये जो आता है वो ये आता है एक्सेप्ट द सिचुएशन। सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें जो चीज़ें करनी चाहिए वो सबसे पहले एक्सरसाइज है। हम सबको अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना चाहिए। जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, जो वर्कआउट नहीं कर पा रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक किसी जगह पे जाके, वो घर में वर्कआउट कर लें। इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोज़ हैं वर्कआउट की। वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। अब आप पूरा दिन काम करते हैं ना, घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें। बेशक आप 15 मिनट ही निकालें, बट मेडिटेट बहुत ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें, और फिजिकली अपने आप को एक्टिव करें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना, सब सारे बच्चों के लिए, मतलब टीचर्स के लिए भी। जैसे हाइपरटेंशन के इश्यूज आ रहे होते हैं, कार्डियक इश्यूज आ रहे होते हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज आ रहे होते हैं, उन सब के लिए वर्कआउट प्लान होते हैं। तो आप लोग वर्कआउट ज़रूर करें। फिर हमारी जो है स्लीप पैटर्न प्रॉपर होने चाहिए, 8 घंटे नींद लेनी ही लेनी चाहिए। फिर हमारे जो होते हैं सबसे मेन चीज़ होती है ना, हम उन चीज़ों के ऊपर सोचना छोड़ दें, उन चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ जो है ना हमारे अंदर एंग्जाइटी कॉज करती है। एक चीज़ हमारे इख्तियार में है ही नहीं, हम उसको किस तरीके से अपने अंडर कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दैट पॉइंट। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल टू द थिंग्स विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत प्यारी सी आर्ट है, इसको मैं आर्ट के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि होती है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस होती है माफ़ करना सीखें। हम कोई कितना ही बड़ा गुनाह कर दें, हमें होता है कि हम अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के बात करेंगे ना, माफ़ी मांगेंगे तो हमें अल्लाह माफ़ कर देगा। एक बिलीव के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें, इस आर्ट को सीखें, हाउ टू फॉरगिव अदर्स। हम दूसरों को जब माफ़ कर देंगे ना, तो हमको ज़हनी तौर पे बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम दूसरों को माफ़ कर दें। हम अगर किसी को माफ़ नहीं करते ना, हम एक अपने आप ही एक जंजीर में बने होते हैं। अगले बंदे का कुछ नहीं जा रहा होता, वो हेल्दी होता है, वो किसी स्ट्रेस का शिकार नहीं होता, वो अपने काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको एक चीज़ रियलाइजेशन ही नहीं होती है। हम खुद ही अपने स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। माफ़ कर दें, अल्लाह जाने वो बंदा जाने। फिर हमारे आता है सबसे में नॉर्मलाइज सीकिंग हेल्प इफ यू नीड इट। अगर आपको लग रहा है कि आपको काउंसलिंग की नीड है या आपको किसी प्रोफेशनल की नीड है, तो खुदारा जाएं प्रोफेशनल की हेल्प लें। कुछ मसले ऐसे होते हैं कि आप अपने ऑन पे सेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि आपको किसी प्रोफेशनल की नीड होती है। कितनी ही ऐसी बातें होंगी जो आपको लगता होगा यार मैं इसको बताऊँगी तो मुझे जज करेंगे। प्रोफेशनल आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है, वो आपके प्रॉब्लम को सलूशन निकालने के लिए बैठा हुआ है। तो जाएं और उन चीज़ों की सलूशन ले जाके हेल्प लें। अगर आपको लग रहा है आप वही तनाव का शिकार हो रही हैं, आपको लग रहा है कि सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो थेरेपी लेना कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने प्रॉब्लम्स की इंसाइट होना कोई गलत चीज़ नहीं है। हमें जब प्रॉब्लम की इंसाइट होती है तभी हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और हेल्प सीख करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक
फिर हमारे हेल्दी टाइप इंटरेक्शन होने चाहिए। उसके बाद हमारे जो सोशल कनेक्शन होने चाहिए वो उनको हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। वी शुड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। और हमने अपने स्ट्रेसर्स को लिमिट करना है। वो किस तरह से करना है? अपने वर्कलोड को मैनेज करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करना है और अपने गोल्स जो हैं वो बहुत रियलिस्टिक बनाने हैं। ठीक है। और फिर जो हमारी थर्ड पिरामिड में यही आता है कि आप प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें। ज़रूरी है कि आप जो है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपको लग रहा है कि आप साइकोलॉजिकली या इमोशनली या इस तरह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं या जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, जाएं। ऐसा नहीं कि दुकान में कोई इदारा नहीं है या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं